Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about premenstrual syndrome. This topic is from RCOG guideline. It was updated in 2017. अच्छा, जब भी पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के साथ, तो दो टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं। एक तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, या तो फिर पेशेंट को फिजिकल सिम्टम्स होंगे, या दोनों ही होंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल में पेशेंट कंप्लेन करेगी डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग। फिजिकल सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं? ब्लॉटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस। अच्छा, जो सिम्टम्स होंगे ना पीएमएस में, वो साइक्लिक होंगे, ड्यूरिंग ल्यूटरल फेज होंगे। ठीक है, डायग्नोसिस आप किस तरह से करेंगे? जैसे ही पेशेंट आपके पास आ गई पीएमएस के साथ, तो सबसे पहले ना आप उसको डायरी देते हैं, और आपने उसे कहना है कि आपको वो डायरी एटलीस्ट 2 साइकिल्स की डायरी जो है ना वो बना के लाए, जिसमें वो अपने सिम्टम्स लिखेंगी कि क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या सिम्टम्स उसने फेस किए ड्यूरिंग 2 साइकिल्स। ठीक है, अगर उसके लिए पेशेंट डिनाई कर रही है या इनकन्क्लूसिव है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको जीएनआरएच दे देनी है। 3 मंथ तक आप जीएनआरएच देते हैं ताकि आप डेफिनेटिव डायग्नोस करें। जीएनआरएच से आप किस तरह से डेफिनेटिव डायग्नोसिस करेंगे? जीएनआरएच करता क्या है? बेसिकली स्यूडोमोनास होता है ना, आपके ओवरीज के जो फंक्शंस हैं वो सप्रेस करता है कुछ टाइम के लिए, जैसे ही फिर आप स्टॉप कर दें तो रिजॉल्व हो जाता है। तो इससे होगा क्या कि अगर के उसको पीएमएसी है, ठीक है, तो फिर तो आप जीएनआरएच देंगे तो उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे, तो फिर आपका सीधा सीधा डायग्नोसिस बन गया कि इसको पीएमएस ही है। तो फिर आपने उसको वैसे ही ट्रीट करना है कि उसकी ओव्यूलेशन सप्रेस हो जाए और पेशेंट को सिम्टम्स रिलीव हो जाए। बट अगर जीएनआरएच देने के बाद भी पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव नहीं होते हैं, तो इट मीन्स कि कोई और डिसऑर्डर होगा, इसको कोई साइकोलॉजिकल काज होगा। ठीक है, तो फिर आपने उसको रूल आउट करना है। अच्छा, अगर पेशेंट के सिम्टम्स, क्योंकि पीएमएस में जो सिम्टम्स होते हैं वो ल्यूटरल फेज के दौरान होते हैं, साइक्लिक सिम्टम्स होते हैं, बट अगर पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो नॉन साइक्लिक हैं, तो फिर आप कंसीडर करें कि कोई साइकेट्रिक इशू होगा या कोई सोमेटिक डिसऑर्डर होगा। तो इस तरह से आप डायग्नोज करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे, पीएमएस डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसकी टाइप्स हैं फिजियोलॉजिकल, जिसमें पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे वो साइक्लिक होंगे, और जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उसकी स्टार्ट होगी, मेंसेस हो जाएंगे उसको। ठीक है, मेंसेस के बाद उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। ठीक है, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन सिम्टम्स की वजह से। ठीक है, तो इनको आपने किस तरह से ट्रीट करना है? जो कि माइल्ड केसेस आपके पास आएंगे तो उनको सिर्फ आपने काउंसलिंग करनी है, रीअश्योर करना है, इसमें कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। अब सेकंड टाइप पे आ जाते हैं, दैट इज़ दी प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जिसे हम कोर पीएमडी कहते हैं। इसमें भी पेशेंट को साइक्लिक सिम्टम्स होंगे, सिम्टम फ्री वीक होगा, जैसे ही मेंसेस होंगे तो सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे, बट उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट होगा। तो इसी वजह से आपने इसको ट्रीट करना है। ट्रीट हम किस तरह से करेंगे, हम आगे डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लाइन आपकी क्या होगी, मैनेजमेंट, सेकंड लाइन क्या होगी। ठीक है, अच्छा, थर्ड टाइप इसकी है प्री मेंस्ट्रुअल एक्सर्बेशन। इसमें भी सिम्टम साइक्लिक होंगे, पर उसके साथ कोई मेडिकल कंडीशन, कोई एक्सिस्टिंग डिसऑर्डर होगा। तो आपने करना क्या है कि आपने उस अंडरलाइन कंडीशन को ट्रीट करना है। ठीक है, और साथ साथ आप पीएमएस को भी ट्रीट करेंगे। अच्छा, फोर्थ इसकी टाइप है प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस्ड पीएमडी। ये उन पेशेंट्स में होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन ले रहे हैं, तो आपने स्विच करना है उसको अल्टरनेटिव थेरेपी पे। फिफ्थ टाइप है पीएमडी विद एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन। इसमें होता है क्या कि पेशेंट को मेंसेस तो होते नहीं है, बट उसको साइक्लिक सिम्टम्स होते हैं। ये मोस्टली उन पेशेंट्स में होता है जिनमें एब्लेशन की हिस्ट्री हो। तो इसको भी ना आपने इस तरह से ट्रीट करना है जिस तरह से हम कोर पीएमडी को ट्रीट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी एल्गोरिथम हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर पेशेंट के सिम्टम साइक्लिक ही नहीं है, ये वाहिद है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट के सिम्टम साइक्लिक नहीं है और ना ही कोई सिम्टम फ्री वीक होगा, तो इसमें ना आपने पेशेंट को रेफर कर देना है साइकेट्रिस्ट के पास। ओके, तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने रेफर कब करना है। आपके पास पेशेंट आई, आपने उसको डायरी दी 2 मंथ के लिए, या आपने उसको जीएनआरएच एनालो के थ्रू डायग्नोस किया, डायग्नोसिस हो गई, आपने उसको फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑप्शन दी, आपने ओसीपीज दी, विटामिन B6 दी, या लो डोज एसएसआर रहते हैं, कुछ भी जो भी फर्स्ट लाइन में आपके आते हैं, आपने वो सारे ऑप्शंस को दिए। उसके बाद भी अगर आपका ट्रीटमेंट फेल जाता है या पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर हैं, तो फिर आप उसको रेफर करते हैं गायनाकोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, अच्छा, जिन पेशेंट्स में सीवियर पीएमएस होना,
जिनमें आपकी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन भी फेल्ड चली गई हो, तो फिर उनको आपने रेफर करना होता है एमडीटी अप्रोच के थ्रू। आप उनको मैनेज करते हैं, जिसमें आपका जीपी, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, आपकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, इसमें साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कोर पीएमडी को आपने किस तरह से ट्रीट करना है। और पीएमडी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स विदाउट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, इनको भी आपने किस तरह से ट्रीट करना है। तो सबसे पहले आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में पेशेंट को बताएंगे कि एक्सरसाइज करें, उससे उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। सीबीटी का बड़ा ही रोल है, अगर हम कंपेयर करें फ्लॉक्सीटिन से, तो सीबीटी हैव द बेटर मेंटेनेंस इफेक्ट ऑन द लॉन्ग टर्म। ठीक है। और विटामिन B6 आप 10 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी में आप कैल्शियम, विटामिन डी दे सकते हैं। और उसके अलावा आप ये जो फर्स्ट लाइन फार्माक्यूटिकल जो ट्रीटमेंट है ना, दैट इज़ दी ड्रोसपेरिनोन कंटेनिंग OCPs। डोजेज क्या है, इथेनाइल एस्ट्राडायोल देंगे आप 20 माइक्रोग्राम प्लस ड्रोसपेरिनोन देंगे 3 मिलीग्राम। आप साइक्लिक भी दे सकते हैं, आप कंटिन्यूस भी दे सकते हैं पेशेंट को। और क्या आ जाती है, अगर वो आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं पीएमएस के साथ डिप्रेशन भी दे रहे हैं ना, तो फिर आपने फर्स्ट लाइन लो डोज एसिसाइड यूज़ करना है। ठीक है, जिसमें आप सिटालोप्राम या इसिलोप्राम दे सकते हैं, जो कि 10 मिलीग्राम आप देंगे। ये भी आप कंटिन्यूस दे सकते हैं, या तो फिर आप सिर्फ ल्यूजुअल फेज में दें। इट मीन्स कि आप डे 15 से स्टार्ट करें, डे 28 तक, जब पेशेंट को साइक्लिक सिम्टम्स होते हैं तब आप दें। ठीक है। अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपकी फेल जाती है, तो फिर आप आ जाएं सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन में आप क्या देंगे पेशेंट को, आप पहले उसको जो एस्ट्राडायोल का डोज कितना दे रहे थे, 20 माइक्रोग्राम। अब आप डोज इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब आप देंगे 100 माइक्रोग्राम। पहले आप दे रहे थे ड्रोसपेरिनोन 3 मिलीग्राम, अब आप देंगे माइक्रो आयोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, या आप LNG-IUS भी दे सकते हैं। ठीक है, आप देंगे 100 to 200 मिलीग्राम ओरली दे सकते हैं या वजाइनली दे सकते हैं माइक्रो आयोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कब देंगे आप, डे 17 to 28 तक देंगे। अच्छा, LNG-IUS भी आप एस्ट्राडायोल पैचेस के साथ ही देंगे। ठीक है, आपने LNG-IUS सेपरेटली या अलोन नहीं देती। ओके। अच्छा, पहले आप एसिसाराई का डोज 10 दे रहे थे, 10 मिलीग्राम दे रहे थे, अब उसको आप इंक्रीज कर देंगे 20 to 40 मिलीग्राम। और अगर आपने स्टॉप करना है तो आप ग्रेजुअली टेपर ऑफ करके स्टॉप करेंगे, आपने अब्रप्टली नहीं करना स्टॉप। ठीक है। और इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, एसिसाराई की नोजिया हो सकता है, इंसोमिया हो सकता है, फटीगनेस और रिड्यूस लिबिडो। अच्छा, स्पाइरोलैक्टोन भी आप देते हैं फिजिकल सिम्टम्स के लिए। अगर पेशेंट को ब्लॉटिंग है या वेट गेन है, तो फिर आप स्पाइरोलैक्टोन भी दे सकते हैं। अगर सेकेंड लाइन आपकी इनसफिशिएंट हो, तो फिर आप थर्ड लाइन पे आ जाएंगे। मोस्टली आप सीवियर केसेस में देते हैं, जिसमें आप GnRH एनालॉग देते हैं। और अगर GnRH एनालॉग आपने 6 मंथ से ज़्यादा दिए हैं, तो फिर आप एडबैक थेरेपी भी ऐड करते हैं। ठीक है, एडबैक थेरेपी में फिर आपने उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देनी होती है, या आप ट्राइबोलोन भी दे सकते हैं। ठीक है, 2.5 मिलीग्राम। अच्छा, जब भी आप GnRH एनालॉग देंगे और 6 मंथ से ज़्यादा हो गए, तो फिर आप उनकी बोन मिनरल डेंसिटी भी चेक करेंगे एनुअली बाय दी डेक्सा स्कैन। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने फिर पेशेंट को एडवाइस करना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, और अगर स्मोकिंग कर रही है तो फिर वो स्टॉप करें। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर बोन मिनरल डेंसिटी उसकी ना कम हो रही है, आपने उसको GnRH एनालॉग दिया, 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, आप उसकी बोन मिनरल डेंसिटी भी डिक्लाइन हो रही है, तो फिर आपने ट्रीटमेंट स्टॉप कर देना है। डेनाजोल भी आप दे सकते हैं 200 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, या आप सिर्फ ल्यूट्रल फेज में देंगे। ठीक है, इट मीन्स कि डे 15 से डे 28 तक देंगे आप। ये मोस्टली आप ब्रेस्ट सिम्टम के लिए देते हैं, बट अगर आप डेनाजोल दे रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ आपने कंट्रासेप्शन मेथड भी उसे देना है। ठीक है, कंट्रासेप्शन भी देनी है उसको। और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है ना, दैट इज़ द विरिलाइजिंग इफेक्ट, और ये इरिवर्सिबल है। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी थर्ड लाइन भी इनसफिशिएंट हो, तो फोर्थ लाइन आपकी क्या आ जाती है, सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें आपने हिस्टेक्टमी प्लस बायलैटरल ओफ्रेक्टमी करनी है। ठीक है, बट आपने मेक श्योर करना है हिस्टेक्टमी करने से पहले आपने अपना डायग्नोसिस कंफर्म ज़रूर करना है।
या आया उसको पीएमएस ही है। अगर ओव्यूलेशन सप्रेस करने से जीएनआरएच एनालॉग आपने देने हैं ताकि ओव्यूलेशन उसकी सप्रेस हो, ठीक है। अगर ओव्यूलेशन सप्रेस करने से उसके सिम्टम्स रिलीव होते हैं तभी आप हिस्टेक्टमी करेंगे, अदरवाइज आप हिस्टेक्टमी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हिस्टेक्टमी का ऑप्शन चूज करने से पहले आपने जीएनआरएच एनालॉग उसको ज़रूर देना है अपना डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव आपने हिस्टेक्टमी के बाद पेशेंट को एचआरटी पे रखना है, ठीक है। और स्पेशली अगर पेशेंट 45 ईयर से कम हो तो फिर आपने रखना है उसको एचआरटी पे। अच्छा, उसके अलावा आप टेस्टोस्टेरोन भी दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। जिन पेशेंट्स में लॉस ऑफ लिपिडो की कंप्लेन हो तो फिर उनमें आप टेस्टोस्टेरोन भी दे सकते हैं। अच्छा, पीएमएस का ट्रीटमेंट आप एंडोमेट्रियल एब्लेशन नहीं करेंगे और सिर्फ आपने हिस्टेक्टमी नहीं करनी, हिस्टेक्टमी के साथ साथ आपने बायलेटरल ओफ्रेक्टमी ही भी करनी है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पूरा रीड करना है और ऑप्शन देखने हैं कि जहाँ पे सिर्फ हिस्टेक्टमी है 4th लाइन में तो फिर आपने वो चूज़ नहीं करना, आपने हिस्टेक्टमी प्लस बायलेटरल ओफ्रेक्टमी करनी है, ठीक है। और ना ही आपने ओफ्रेक्टमी विदाउट हिस्टेक्टमी करनी है। इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है 4th लाइन, दैट इज दी हिस्टेक्टमी प्लस बायलेटरल ओफ्रेक्टमी, ओके। और हिस्टेक्टमी के बाद भी आपने उसको प्रोजेस्टेरोन नहीं देना क्योंकि प्रोजेस्टेरोन रिलेटेड पीएमएस का रिस्क होता है इनमें। फिर डोंट यूज प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन अलोन टू ट्रीट पीएमएस, आपने यूज़ नहीं करना प्रोजेस्टेरोन। आप LNG-IUS भी अलोन यूज़ नहीं करते पीएमएस सिम्टम्स के लिए, ना ही आप एंडोमेट्रियल एब्लेशन करते हैं। और हिस्टेक्टमी आपने जीएनआरएच टेस्ट के बगैर नहीं करनी, पहले आपने जीएनआरएच टेस्ट करनी है, अपना डायग्नोसिस कंफर्म करना है, उसके बाद ही आप हिस्टेक्टमी करेंगे, ओके। और SSRI आपने प्रेगनेंसी में अगर एक तो आपने देने नहीं है, ठीक है। और अगर पेशेंट ले रही है तो फिर आपने टेपर ऑफ करके और ग्रेजुअली उसको स्टॉप करना है आपने कंसेप्शन से पहले, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा SSRI आप किस तरह से देंगे, या तो आप कंटिन्यूस दें या तो आप सिर्फ उसको ल्यूटरल फेज में दें। ल्यूटरल फेज में मतलब आपने डे 15 से डे 28 तक देने हैं, बहुत एक्सेप्टेबल हैं, दोनों मेथड आप दे सकते हैं। और SSRI में न्यू एजेंट कौन से हैं, सिटालोप्राम है, इसिलोप्राम है और सर्टलीन है, ये तीनों आप दे सकते हैं। टेपर करना है आपने ग्रेजुअली, और जब आप कंटिन्यू रेजिम यूज़ करें ना, तो अगर वो पेशेंट कंसीव करना चाह रही है तो फिर आपने बिफोर कंसेप्शन स्टॉप करना है। तो स्टॉप आप कैसे करेंगे, ग्रेजुअली करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है SSRI के, नोजिया है, इंसोमिया है, फटीग है, लॉस ऑफ द लिबिडो है। पीएमएस है ना, वो प्रेगनेंसी के दौरान ठीक हो जाता है, ठीक है, या कम हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो आपने SSRI स्टॉप कर देने हैं बिफोर द कंसेप्शन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।